जल्द ही 20वीं सदी के दो बड़े दिमाग पहली बार आमने सामने टकराने वाले थे। 14 अगस्त 1931 वो तारीख थी जब अंबेडकर पहली बार गांधी से मिले। पहले तो गांधी ने उन्हें इग्नोर किया और वो किसी और से बात करते रहे। फिर गांधी ने एकदम से अंबेडकर की तरफ सवालों की झड़ी लगा दी। असल में गांधी महात्मा और राजनीतिज्ञ के अपने चोले में शिफ्ट करते रहते थे। कभी उनके अंदर का महात्मा गेम चेंज कर देता तो कभी उनके अंदर का पॉलिटिशियन। कब कौन सा रूप बाहर आएगा बताना मुश्किल था। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की तकलीफों के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। इस पर अंबेडकर ने गांधी को काफी तीखा जवाब दिया। अंबेडकर ने कहा, अगर आप अछूतों के हितैषी होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय छुआछूत मिटाने को पहली शर्त बनाया होता। अंबेडकर ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी ना दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते पाया गया हो। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर भी अंबेडकर और गांधी में क्लियर मतभेद हो गया। उस वक्त गांधी देश की सबसे बड़ी शख्सियत थे और कोई भी उनसे जुबान दराजी नहीं कर सकता था, लेकिन अंबेडकर ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर यह जानना रोचक है कि गांधी को मालूम नहीं था कि अंबेडकर दलित है। उन्हें लगा था कि कोई ब्राह्मण है जो दलितों के हकों के लिए आवाज उठा रहा है। उसी रात अंबेडकर ने दलित औरतों को संबोधित किया और कहा कि 125 लोगों के प्रतिनिधि मंडल में 2 ही दलित हैं, लेकिन याद रखना कि हम आपके अधिकारों के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को रखा गया था, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद बनी रिपोर्ट्स की समीक्षा की जानी थी और प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा होनी थी। 15 सितंबर को गांधी ने सम्मेलन में कहा, कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस मुसलमान और दलित दोनों के लिए काम कर रही है। अंबेडकर ने यहाँ पर भी कड़ी स्पीच दी और कहा कि रजवाड़ों को विशेष प्रतिनिधित्व देना आजादी और प्रगति के खिलाफ है। ये पहली बार था जब इस तरीके से सामंतवाद पर प्रहार किया गया था, क्योंकि रजवाड़ों को उनके हिसाब से रहने देना जातिवाद को बनाए रखने जैसा था। अंबेडकर की स्पीच के बाद चारों ओर खलबली मच गई। अंदाजा लग गया कि बात कहां तक जाने वाली है। अगले दिन बोलते हुए गांधी ने कहा, इस गोलमेज सम्मेलन में आए लोग हिंदुस्तान के लोगों द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए हैं। गांधी ने अब बात और घुमाई। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया कि अंबेडकर चाहते क्या हैं, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हैं। ये सम्मेलन दिसंबर तक चलता रहा और इस दौरान अंबेडकर ने जिस उत्तेजना और सच्चाई को बयां किया, उससे लोगों के दिल कांप उठे। जब दलितों की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। गांधी एक संत की तरह माने जाते थे। उनकी बातों को काटना कांग्रेस के वश में नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने न सिर्फ उनकी बातों को काटा बल्कि ये साबित कर दिया कि गांधी अछूतों के नेता नहीं हो सकते। जब दिसंबर के अंत में गांधी भारत वापस आए तो एक तरफ जहां दलितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, वहीं ऊंची जातियों ने अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताया। यानी तस्वीर साफ थी, दलितों के लिए अंबेडकर गांधी से कहीं बड़े नेता बन चुके थे। फिर वो वक्त भी आया जब देश के लिए अंबेडकर को गांधी से समझौता तक करना पड़ा। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड को मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिल गया। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट के साथ कई और अधिकार भी मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। अंबेडकर का मानना था
कि दलितों के 2 वोट का अधिकार उनकी प्रगति में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलितों को शासन और प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात भी थी। लेकिन महात्मा गांधी दलितों को दिए गए इन अधिकारों के विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। ये विडंबना ही थी कि महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर तो थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, जिससे हिंदू समाज और हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये गांधी का आखिरी अस्त्र था। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान दे देंगे। महात्मा गांधी के इस कदम से भीमराव अंबेडकर दुखी थे। उधर अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। चारों ओर इस पर लिखा जाने लगा। अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले तक जलाए गए। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर ऊंची जाति के लोगों ने दलितों की बस्तियां तक जला डाली। फिर भी देश के बड़े नेताओं को समझ नहीं आया। अंततः देश और राष्ट्र का हवाला देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि वो जाकर गांधी से मिले। भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने के लिए 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। तब तक गांधी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। यहां महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। भीमराव अंबेडकर ने बेमन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में अछूतों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। गांधी ने अपने इस अनशन से एक बहुत बड़ा बदलाव आने से रोक दिया था। ये एक ऐसा बदलाव था जो अछूतों को एक अलग धर्म और एक अलग समुदाय की तरह ट्रीट करता और एक झटके में उन्हें राजनीतिक रूप से सवर्णों की बराबरी में ला देता। यही कारण था कि अछूत समाज के नेताओं ने पूना पैक्ट का विरोध किया था, जिसके चलते अंबेडकर को दोनों तरफ के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। लेकिन गुलामी से जूझ रहे देश के लिए अंबेडकर को ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। बाद में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट का विरोध करते हुए इस पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 24 सितंबर 1982 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेस, यानी चमचा युग, द चमचा एज। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मजबूर किया गया। ये थोपे हुए प्रतिनिधि अपर कास्ट हिंदुओं के चमचों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांशीराम ने कहा था कि 24 सितंबर 1932 के दिन दलितों को चमचा युग में ढकेल दिया गया, जिसके बाद नेता नहीं सिर्फ चमचे पैदा होते रहे। पूना पैक्ट के बाद ऊंची जातियों को शांति मिल गई। हालांकि मंदिर में प्रवेश और अछूतोद्वार जैसे कदम उठाए जा रहे थे, फिर भी मूल रूप में ये सामंतवादी कदम ही थे, क्योंकि वर्चस्व ऊंची जातियों का ही था। अंबेडकर ने कहा था, ना तो महात्मा गांधी अमर हैं और ना ही कांग्रेस। इस देश में कितने महात्मा आए और गए, लेकिन अछूत तो अछूत ही बने रहे। गांधी ने छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं किया?